हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आशीष सर, जेपी इंटरनेशनल कॉलेज। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसका हिंदी में ज़्यादा रूपांतरण वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, ठीक। तो इसमें क्या क्या है, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, मतलब कि कंट्री के बाहर जो प्रोडक्शन किया जाता है उसे, या मतलब कंट्री अपने देश या फिर किसी अदर कंट्री में जो प्रोडक्शन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है भैया, ग्लोबलाइजेशन। इसमें आ जाती है एमएनसीज। तो क्या है एमएनसीज, उसके बारे में देख लेते हैं। ये है एमएनसी, जिसे बोला जाता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या फिर मल्टीनेशनल कंपनी बोला जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो भारत में, हमने आपको पिछले क्लासेज में अध्ययन किया था। जैसे क्या था कि हुंडई हो गया, फोर्ड हो गया, होंडा हो गया, सुजुकी हो गई, ये सब अदर कंपनियां बहुत सी हैं जो भारत में आई हैं। वल्वो हो गया, ये सब बाहर भारत में तथा अन्य कंट्री में क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन करते हैं। तो ये क्या है, एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओवन कंट्रोल प्रोडक्शन इज इन मोर देन वन नेशन। तो बताया जो एमएनसी होता है, ये कंपनी है, यह क्या करती है भैया, अब जिस देश की कंपनी है उस देश में प्रोडक्शन करे ही, तथा उसके साथ साथ अदर देशों में भी प्रोडक्शन करती है। एमएनसी सेटअप ऑफ द ऑफिसेस एंड फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन इन रीजन। तो एमएनसी क्या करती है, वहाँ पर अपना ऑफिसेस और फैक्ट्री क्या बोलते हैं, सेटअप करती है उस रीजन में, ठीक। जैसे भारत में मैंने बताया ना कि आईफोन का हो गया, इसके पहले मैंने बताया जो आपको होंडा हो गया, हुंडई हो गया, फोर्ड हो गया, सब कंपनियां क्या हैं भारत में, भारत की नहीं है, बाहर आई हैं। तो यहाँ पर अपना ऑफिसेस खोली हैं और फैक्ट्री खोलती हैं प्रोडक्शन के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो आगे देखते हैं, वेयर दे कैन गेट चीप लेबर, और इनको क्या चाहिए भैया, चीप लेबर चाहिए, एंड अदर रिसोर्सेज। अदर रिसोर्स मैंने जैसे बताया कि वाटर चाहिए, और क्या चाहिए, वाटर साथ साथ इनको चीप फाइनेंस भी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, मतलब सस्ती दर पर लोन चाहिए। उसके साथ साथ इनको क्या चाहिए कि कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक। और गवर्नमेंट के द्वारा क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन चाहिए। तो ये बस सब बहुत सी चीज़ें हैं जो क्या बोलते हैं, इनको ज़रूरत पड़ती है। तो आगे देखते हैं, इसको हम यहाँ पर स्किप करते हैं थोड़ा सा। दिस इज़ डन सो दैट कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन लो, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, कास्ट क्या होता है, लो प्रोडक्शन होता है। 50 से 60% एमएनसी आर द अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा। तो सरकार का मेन मोटो होता है कि अपने देश में क्या करना है, उस कंपनी को बुला करके अपने कंट्री को सेल्फ रिलायंस बनाना। और सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि आत्मनिर्भर बनाना, ठीक। जबकि इसमें क्या होता है, जो बाहर की कंपनी होती है इसमें 50 से 60% का क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है। तो इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या कहना चाहते हैं, तो कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज लो, मतलब जो होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है उसका कास्ट क्या होता है, बहुत लो होता है, सस्ती दरों प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, एमएनसी नॉट ओनली सेल दियर फिनिश प्रोडक्ट। जो एमएनसी है यह सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट नहीं सेल करती है ग्लोबली, बट आल्सो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ग्लोबली। तो हमने इसमें बताया, इसका रोल बेटा ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी में है, ठीक, प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है, और क्या है, टर्सीरी में, तीनों में है। तो टर्सीरी में ध्यान दीजिएगा, ये फिनिश प्रोडक्ट आ जाते हैं। सेकेंडरी से जो प्रोडक्ट बनता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ये फिनिश प्रोडक्ट, ठीक। अब फिनिश प्रोडक्ट, अब ये फिनिश प्रोडक्ट किस में जाएगा, सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर के क्या होता है बेटा, सेल करने का काम होता है, जिससे टर्सीरी सेक्टर मिलने वाला है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके साथ साथ फिनिश प्रोडक्ट का भी काम करता है, मतलब तीनों में। तो गुड्स सर्विसेज यानी फिनिश यानी सेकेंडरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट बनता है वो किस में जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग, एन अमेरिकन कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट्स प्रोडक्ट इन चाइना, सेल्स इन द यूरोप एंड आईटी इट्स कॉल सेंटर इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, एक अमेरिकन कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, क्या करती है, प्रोडक्ट करती है चाइना में, ठीक, और सेल करती है यूरोप में। उसके साथ जैसे भारत में क्या होता है भैया, भारत में वोडाफोन हो गया, वोडाफोन हो गया, पहले ये वोडाफोन था, और उसके फिर आइडिया था, और क्या है, एयरटेल है, ठीक।
एयरटेल है। ये तीनों कंपनियां थी। तो ये क्या करती हैं, किसी अदर कंट्री कंपनी है, भारत में क्या करती है बेटा, इनका आईटी है, आईटी सेक्टर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला काम पे ज़्यादातर फोकस करती हैं। तो ये क्या करती हैं सेल करती हैं। ध्यान दीजिएगा, तो पहले इसमें क्या लिखा है ये ध्यान देना होगा। तो एन अमेरिकन एन अमेरिकन कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट्स प्रोडक्ट इन चाइना। तो ध्यान दीजिएगा, एक अमेरिकन कंपनी है जो चाइना में किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, और सेल कहाँ कर रही है बेटा, तो यूरोप में। इट्स कॉल सेंटर इन इंडिया, और उसका कॉल सेंटर कहाँ पर है, इंडिया में है। ठीक, इतना समझ लेंगे होंगे। आगे हम देखते हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। तो यहाँ बताया है कि ये क्या है, कि इंटरलिंक कैसे किया जाता है किसी प्रोडक्ट का किसी कंट्री, एक देश से दूसरे देश में। देखते एमएनसी लिंक प्रोडक्शन प्रोड्यूस डिफरेंट कंट्रीज। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि एमएनसी जो है, ध्यान दीजिए, लिंक होती है प्रोडक्शन के मामले में डिफरेंट कंट्री में। एक देश से दूसरे देश में जो भी प्रोडक्शन करती है एमएनसी, वो क्या होती है, लिंक होती है, सम बेज। ठीक, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज आर। ध्यान दीजिएगा, जिसे एफडीआई जिसे कहा जाता है। अच्छा, हम आपको समझा देते हैं एक सिंपल भाषा में। जैसे कि मान लेते हैं आईफोन जब क्या बोलते हैं भारत में प्रोडक्शन नहीं होता था, उसका प्राइस कुछ ज़्यादा हाई हो जाता था, जैसे कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए में। अब जैसे मान लेते हैं भारत में प्रोडक्शन होने लगा, तो भारत में प्रोडक्शन होने से तो थोड़ा सा कंपनी को भी प्रॉफिट हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, हमारे यहाँ चीप लेबर मिल जाते हैं, चीप लेबर साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक, उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, फाइनेंस मिल जाता है, फाइनेंस साथ साथ क्या मिल जाता है, कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है। तो सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। इस वजह से थोड़ा सा उसका जो प्राइस क्या हो जाता है, थोड़ा सा लो हो जाता है। ठीक, चलो इसको आप समझ गए होंगे। अब हमेशा आप पहले देखेंगे क्या होता है एफडीआई, व्हाट इज एफडीआई एंड डिस्कस अबाउट। एफडीआई के बारे में देख लेते हैं। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक, इन्वेस्टेड मेड बाई ए कंपनी। यह क्या करती है बेटा, या फिर इसमें क्या होता है, जो भी शेयर होता है वो कंपनी क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, बेस्ड इन आवर कंट्री। ठीक, यूजुअली एज एमएनसी इनटू अ कंपनी बेस्ड ऑफ द अनदर कंट्री। तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को इन्वेस्ट करती है बेस्ड इन आवर कंट्री, मतलब हमारे देश के आधार पर। यूजुअली एन एमएनसी इनटू कंपनी बेस्ड ऑन अनदर कंट्री। तो उसी तरीके ध्यान दीजिएगा, एक देश से दूसरे देश में भी बहुत सी एमएनसी है जो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती हैं। अच्छा, मान लेते हैं भारत जैसे टेस्ला कंपनी की ज़रूरत है, तो वो टेस्ला कंपनी की ज़रूरत होने के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी, और उसके देखते हुए मार्केट हमारे यहाँ कैसे है तब करेगी। तो यह हो गया हमारे यहाँ एफडीआई। जो भी कंपनी, किसी देश कंपनी है, जो भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी, जिस भी सेक्टर में जिस भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी, उसे क्या कहा जाएगा, एफडीआई कहा जाएगा। तो किस लिए करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ देश में उस प्रोडक्ट की या फिर उस फिनिश प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा स्टूडेंट, आप लोग उसको लेकर के मत सोचिएगा कि सर इसमें घिच पिच किए हैं। एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं वीडियो उतना बनाता नहीं हूँ, और जो भी फ़ोन है मेरा थोड़ा उसका टच काम कम कर रहा है, तो आप लोग मैनेज करिएगा। अब ऐसा नहीं कि आप लोग धमाल मचा दीजिएगा, बाकी आप तक जो भी चीज़ जाएगा बेहतर ही जाएगा। अब क्या है, पार्टनरशिप। एमएनसी सेटअप्स प्रोडक्ट्स यूनिट्स जॉइंटली विथ सम ऑफ द लोकल कंपनी। कभी कभी दे दीजिएगा, भारत में बहुत सी कंपनियां आई हैं जो क्या करती थी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में सेटअप करती थी। जैसे भारत की कंपनी थी हीरो होंडा, आपने नाम सुना होगा। ठीक, हम लिख देते हैं यहाँ पर हीरो होंडा। ठीक ठीक, अभी इसका एक ट्रेंडिंग कर रहा था ना गाना कि घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा मांगेला। ठीक, तो यहाँ फन में हम लिए हैं इसको। ठीक, चलो तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है इसके बारे में, पूरा ऑल अबाउट हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पार्टनरशिप के बारे में बताया है। तो पार्टनरशिप क्या है, जैसे मान लेते हैं भारत में कंपनी आई होंडा। ठीक, क्या है कंपनी, होंडा।
तो होंडा कंपनी आई, होंडा कंपनी आई, तो भारत में होंडा कंपनी आई, होंडा कंपनी आई। इसने क्या किया, हीरो के साथ क्या कर दिया भैया, पार्टनरशिप कर लिया। इससे बन गया हीरो होंडा। क्या बना बेटा, हीरो होंडा। ठीक, और भी कंपनी आई, थोड़ा सा इसका पॉइंटर कम कर ले। ठीक, और कंपनी आई भारत की, एक है मारुति। मारुति का संबंध किससे है, हनुमान जी से। और उसके साथ एक कंपनी आई सुजुकी, बाहर की कंपनी है। अब जापान की है, चाइना की है, देख लीजिएगा कि कोरिया का है। इसने मिलकर ध्यान दीजिएगा मारुति सुजुकी बनाई। ठीक, अब मारुति सुजुकी ने क्या किया भैया, इस तरीके से कंपनी बनाई। इस तरीके से जब प्रोडक्शन करने लगी तो भारत में जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत तेज़ आगे बढ़ा। ठीक, तो मारुति सुजुकी हो गई, भारत की मारुति है, सुजुकी बाहर की है। और हम बता रहे हैं अशोक लीलैंड हो गया। ठीक, अशोक भारत का, लीलैंड बाहर का है। और हम आपको बता दें क्या है कंपनी, कोई भी और कोई होगा बता सकता है कोई, आप लोग देख लीजिएगा और भी एग्जाम्पल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा समझाते हैं। पार्टनरशिप एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन यूनिट जॉइंटली विद सम लोकल कंपनीज ऑफ दैट रीजन। लोकल कंपनी गेट न्यू टेक्नोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, जो लोकल कंपनी होती है नई टेक्नोलॉजी एंड मनी एक्सपेंड दियर फैक्ट्रीज फ्रॉम द पार्टनरशिप। ये क्या करती हैं, अपनी नई तकनीकी तथा मनी, अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट करती हैं उस एमएनसी के साथ। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, हम अगर व्हाट डू यू मीन ऑफ पार्टनरशिप की डिस्कस अगर बात करते हैं तो यहाँ एक बेटा लोकल कंपनी यानी जैसे भारत जैसे मैंने बताया था, हीरो होंडा एग्जाम्पल लेते हैं तो हीरो की बात करते हैं। ठीक, और क्या है, मारुति है, अशोक है, ये सब कंपनियां मिलकर क्या करती हैं, किसी न किसी एमएनसी के साथ मिलकर क्या किया इन्होंने, क्या बोलते हैं कि क्या बनाया, पार्टनरशिप बनाया। ठीक, इससे थोड़ा सा देश में क्या हो जाता है, लोकल फैक्ट्री यानी प्राइवेट एंटिटीज को भी प्रॉफिट मिल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लोकल कंपनीज कौन कौन सी है, पहले उसके बारे में। द मोस्ट कॉमन रूट्स फॉर एमएनसी इज़ टू बाई अप लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपेंड प्रोडक्शन। तो ये क्या होता है, ये कॉमन सी बात है, इसमें क्या होता है कि एमएनसी से जो क्या बोलते हैं, जो भी कंपनियां क्या करती हैं इसमें मतलब कि क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं और अपना क्या बोलती हैं, मनी को एक्सपेंड करती हैं। मनी को एक्सपेंड करने के बाद जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें फिर क्या होता है, डिविडेंड होता है। 100% हुआ है, अगर मान लेते हैं लोकल कंपनी ने 40% इन्वेस्टमेंट किया तो उसी अकॉर्डिंग क्या होता है, डिविडेंड हो जाता है। चलिए, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, तो एग्जाम के रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट है। फॉरेन ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्री। जो विदेशी निवेश होता है, विदेशी व्यापार होता है, या ट्रेड किसके बीच में होता है, बिटवीन डिफरेंट कंट्री यानी विभिन्न देशों के बीच में, पूरे विश्व में विभिन्न देशों के बीच में। इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इसे क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ठीक, एक्सटर्नल ट्रेड और इंटर रीजनल ट्रेड कहा जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल ट्रेड यानी भारत से जिससे क्या होते हैं, अमेरिका के लिए कोई प्रोडक्ट जाता होगा, जैसे अगर मान लेते हैं अमेरिका के लिए कोई प्रोडक्ट जाता है, यहाँ जैसे मान लेते हैं टूथब्रश जाता होगा, सॉरी कुछ ज़्यादा पहुँचा दिए। ठीक, अमेरिका के लिए क्या जाता होगा, वहीं से पार्ले जी बिस्किट जाता होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, अमेरिका के सामान गया, अमेरिका से क्या जाता है, F-35 फाइटर जेट, क्या जाता है बेटा, फाइटर जेट भारत खरीदता है, समझे आप। तो भारत से बहुत सामान यहाँ से जाता है अमेरिका में। ठीक, और क्या बोलते हैं, जैसे अगर रीजनल ट्रेड क्या हो जाता है, तो वैसे मान लें हमारे क्षेत्रीय देश कौन कौन से हैं। अगर हम बात करते हैं मैप की, थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। ठीक, इंडिया का मैप बनाते हैं, तो ये मान लेते हैं यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, ऊपर क्या हो गया, यहाँ पर चाइना हो गया। ठीक, यहाँ श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। ये सब कंट्रियाँ क्या कहती है भैया, यहाँ पर इन सब कंट्रियों से भारत का ट्रेड होता है। तो इस ट्रेड को ध्यान दीजिएगा, ये रीजनल ट्रेड हो गया, हमारा क्षेत्रीय ट्रेड हो जाता है। उसके फिर क्या होता है, इंटर रीजनल ट्रेड। तो हमने बहुत से ऐसे संगठन बनाए जो क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड होता है। जैसे भारत और लोकल कंट्री के साथ जैसे क्या है हमारे यहाँ RCEP है, जाके फुल फॉर्म इसका देखिएगा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है, सेपा है। ठीक, और क्या है, जैसे क्या होते हैं बता रहे हैं हम आपको, क्या नाम है इसका, आसियान है। ठीक, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, सार्क है, इसी के बाद बिम्स्टिक है, बहुत से क्या बोलते हैं रीजनल और डिफरेंट। और
टीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो बहुत से एग्रीमेंट हैं जो क्या होते हैं, एक देश से दूसरे देश के बीच में क्या होता है, ट्रेड को बढ़ावा देते हैं। और यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को कोऑपरेट करने के लिए एक संस्था जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या है यूएनओ का एक पार्ट है, ठीक, जो दुनिया भर में ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट, उसके क्या बोलते हैं, टैरिफ, बहुत सी चीज़ें इसमें क्या होता है, निर्धारण करता है। धन्यवाद। फॉरेन ट्रेड हेल्प इन द इंटीग्रेटेड ऑफ द मार्केट्स द फैसिलिटीज मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज में क्या होता है, जो सुविधाएं होती हैं गुड्स और सर्विसेज का, क्या बोलते हैं, एक देश से वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक, वन कंट्री टू अनदर कंट्री के बीच में क्या होता है, मूवमेंट होता है बेटा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ पीपल, ये किसके बीच में होता है, मूवमेंट होता है पीपल के बीच में, ठीक, आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी, इसमें क्या क्या मूवमेंट होता है, ठीक, लोगों के बीच में आइडिया यानी टेक्नोलॉजी या मतलब विचार या टेक्नोलॉजी, ठीक, दो चीज़ों को होता है ज़्यादातर। जैसे अगर मान लेते हैं चाइना से ड्रोन बना, शादी ब्याह हमारे यहाँ ड्रोन जो यूज होता है चाइना की यूज होता है, तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि वहाँ हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया। अब आइडियाज़ क्या है, जैसे डेमोक्रेसी विचार कहाँ का है, अमेरिका के, तो हमने क्या किया है, ये फैकल्टीज अडॉप्ट किया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत से आइडियाज़ हैं उनके, जैसे हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो भी चीज़ें बनता है कहीं ना कहीं आइडियाज़ हैं, उसी बेस्ड हम काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोरोना वैक्सीन जो बनी थी, अब इसका बेस्ड क्या था, इसकी आइडिया कहाँ था, अमेरिका का था। मॉडर्ना, फाइजर जैसी कंपनियों ने क्या किया था, भारत में आकर के इसका क्या दिया था, फार्मूला दिया था, ठीक। तो उसी बेस्ड में हमारे यहाँ कोवैक्सीन, कोविशील्ड बनी थी। चलिए ठीक है। इट गिव्स अपॉर्चुनिटीज इन प्रोड्यूसर्स टू रीच बायॉन्ड लोकल एंड द डोमेस्टिक मार्केट। इससे क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि प्रोड्यूसर जो है, उत्पादक है, वो क्या होता है, रीच, ठीक, बायॉन्ड लोकल डोमेस्टिक मार्केट। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन को, प्रोड्यूसर जो है उसको थोड़ा सा अब नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है प्रोडक्शन करने के लिए, कि ताकि लोकल को जो डोमेस्टिक हो उसको फुलफिल किया जा सके। इंक्रीज कंपटीशन, इससे क्या होता है, कंपटीशन इंक्रीज होता है। ओवरऑल रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड। तो इससे क्या हो जाता है, जब किसी चीज़ के कंपटीशन बढ़ता है, पता होगा ना, उसका प्राइस क्या होता है, सस्ता हो जाता है। जैसे गांव में बताएं, आपने देखा होगा, या फिर सब्जियों के सीजन में क्या हो जाता है, हर जगह से प्रोडक्शन होने लगता है तो उसकी प्राइस सस्ती हो जाती है। या फिर जैसे मान लेते हैं, अगर किसी कलम का प्रोडक्शन हो रहा है, मान लेते हैं किसी चीज़ का भी प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे भी मान लेते अभी तत्काल दौर क्या है, इलेक्ट्रिक बाइक का दौर चल रहा है, तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक बाइक थोड़ा महंगी मिलेगी। ओला ने अपना क्या हुआ, मोनोपोली बना के रखा हुआ है ना, ओला ने क्या किया है, मोनोपोली बना के रखा हुआ है। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। ओला ने अपनी मोनोपोली बना के रखा है, भैया अगर हम हाई स्पीड लेना है, हाई स्पीड चलाना है, ठीक, और क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी लेना है, तो भैया हम अपना क्या होता है, प्राइस हम 1.5 लाख से लेकर के हम 2 लाख के बीच में देंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया भैया, इससे अभी तक इनके बीच में कोई आया नहीं, कोई बाहर कंपनी आई नहीं है, भारत कोई इतनी बड़ी कंपनी आई नहीं है ताकि इनको टक्कर दे सके। अब 10-12 कंपनी और सस्ती हो जाएंगे, तो सस्ते दामों में क्या होता है, क्या करेंगे, कड़ी टक्कर देंगी। और उसके बाद हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं, अभी आपने पता होगा, इंडिगो के बारे में सुना होगा। इंडिगो का मोनोपोली क्या है, 60% शेयर इंडिगो का है, उसके बाद टाटा का है, उसके बाद और छोटी एयरलाइंस का है। तो इंडिगो ने क्या किया, यही तो किया कि क्या बोलते हैं, टिकट को महंगा कर दिया, फ्लाइट को बंद कर दिया। अब ये होता है, सरकार को कभी कभी घुटने टेकना पड़ता है। तो अगर मान लेते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो कंपटीशन क्या होगा, तेज होगा, ओवरऑल क्या होता है, रिडक्शन हो जाएगा किसका, प्राइस का, ठीक। और आप गुड्स का, जो भी गुड्स या फिर सर्विसेज है उसके प्राइस में क्या होता है, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए, इसको मेरी बातें समझ गए होंगे। बहुत सी कंपनियां, जैसे भारत में हीरो थी, हीरो होंडा था, हीरो होंडा के बाद बहुत सी कंपनियां बाइक में आ गई, जिसने क्या किया है, पूरा मार्केट कैप्चर किया है। ऑटोमोबाइल में क्या होता है, 4 व्हीलर, जैसे क्या था, फोर्ड था, ठीक, फोर्ड था, सुजुकी था, आज टाटा, तब महिंद्रा, उसके साथ साथ क्या है, बहुत सी कंपनियां भारतीय जो क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं। तो इसको आप कहीं कहीं समझ गए होंगे। आखिर फॉरेन ट्रेड क्या है, इसके बारे में आप बता देते हैं। फॉरेन ट्रेड क्या है, एक देश से दूसरे देश के बीच में जो भी वन कंट्री टू अनदर कंट्री के बीच में जो भी ट्रेड होता है, जिस चीज़ का ट्रेड होता है, दैट्स लाइक क्या बोलते हैं, किसका होता है, आइडियाज़, टेक्नोलॉजी का, उससे क्या कहा जाता है बेटे, कि और ट्रेड कहा जाता है। इसमें कई है, इंटरनल ट्रेड होता है, एक्सटर्नल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ठीक। चलो, तो जब कोई चीज़, नया विचार, नई टेक्नोलॉजी आती है, ध्यान दीजिएगा, नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो लोकल होता था, डोमेस्टिक मार्केट क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। और उसके साथ साथ क्या हो जाता है, कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, तो प्राइस गुड्स की क्या हो जाती है,
रिडक्शन होने लगता है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम। फॉरेन ट्रेड 10 रिजल्ट ऑफ द कनेक्टिंग मार्केट इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्री। ध्यान दीजिएगा, जो विदेशी व्यापार है, मतलब जो इसे रिजल्ट क्या मिलता है, कनेक्टिंग क्या करता है, मार्केट को कनेक्ट करता है, इंटीग्रेशन करता है, और क्या बोलते हैं आप, मार्केट डिफरेंट कंट्रीज, एक देश के दूसरे देश के बीच जो भी क्या बोलते हैं बाजार है उसको जोड़ता है। ठीक, और जब जुड़ जाएगा तो क्या होता है, व्यापार अच्छा होता है। जैसे भारत का व्यापार, भारत की जो मार्केट है, भारत की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, या फिर क्या बोलते हैं निवेश है जो, या फिर हम जो बोलते हैं निर्यात करते हैं, तो भारत के जो सामान बेचता है क्या किसी एक कंट्री में बेचता है, भैया 50-60 कंट्री में बेचता है। ठीक, और उस कंट्री को ध्यान दीजिएगा मार्केट से जुड़ चुका है भारत। इसीलिए देखो, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हमारे यहाँ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक, फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या नाम है, ठीक, डॉक्टर एस जयशंकर, हर वक्त किसी न किसी देश के दौरे पर आते हैं। मोदी जी किसी न किसी दौरे पर जाते हैं, अपने यहाँ के कल्चर को प्रमोट करते हैं, अपने यहाँ के क्या बोलते हैं ट्रेडिशन को प्रमोट करते हैं, अपने यहाँ के क्या बोलते हैं हर चीज़, मतलब कि मार्केट की चीज़ प्रमोट करते हैं, लोकल फॉर लोकल का नारा देते हैं। तो क्या बोलते हैं, इससे क्या होता है, लोगों का अट्रैक्शन होता है, वहाँ का मार्केट क्या होता है, बढ़ जाता है। और जाहिर सी बात है, किसी चीज़ को ज़्यादातर विजुलाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या होता है, कल्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने रखता है। कल्चर, ठीक, ट्रेडिशन, ठीक, ये चीज़ें हो जाता है। चलो, क्योंकि भारत लोग किसी कंट्री में है नहीं, भारत में है नहीं, करोड़ों भारतीय बाहर रहते हैं। ठीक, चलो, ग्लोबलाइजेशन क्या है, अभी तक तो आपने क्या देखा, दो हेडिंग देखा, फॉरेन ट्रेड क्या है, ठीक, इंटीग्रेशन प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज देख लिया, प्रोडक्शन ऑफ द अक्रॉस कंट्रीज देखा। अब हम देखने जा रहे हैं पहला वर्ड क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन। इस प्रक्रिया में क्या होता है भैया, रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री। ध्यान दीजिएगा, एक तेज गति के साथ क्या होता है, इंटीग्रेट किया जाता है, इंटरकनेक्ट किया जाता है बिटवीन कंट्री को। मतलब क्या होता है, इसे वैश्वीकरण कहा जाता है हिंदी में। तो वैश्वीकरण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तेज गति से क्या होता है, इंटरकनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है कंट्री को। ठीक, जैसे भारत का पहले 1991 से पहले हमने बताया था आपको कि क्या था, मार्केट जो है क्या था, इस तरीके का नहीं था, क्लोज इकोनॉमी थी। ठीक, मतलब हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो कौन तय करता था, गवर्नमेंट तय करती थी। आज क्या है, प्राइवेट इंडस्ट्री तय करती हैं। ठीक, बाहर की FDI जो आया है वो तय करता है कितना, ये हमारे मार्केट तय करता है, या फिर हमारे लोगों की डिमांड तय करती है। ठीक, तो ये क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंट्री को जोड़ा जाता है। जितना अच्छा खासा आपका मार्केट वैल्यू अदर कंट्री में होगा, उतना ही अच्छा खासा आपका ग्लोबलाइजेशन से शो करता है। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन द कंट्री। अधिक से अधिक वस्तुओं तथा सेवाओं क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी को क्या किया, इन्वेस्टमेंट और मतलब तकनीकी तथा निवेश किया जाता है मूविंग बिटवीन कंट्री। तो जो भी देश हैं, जैसे भारत मान लेते हैं, चाइना का भी छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिएगा ना, पूरे भारत में कंपनियां लगा कर रख देगा, इतनी ज़्यादा फैक्ट्री स्टैब्लिश कर देगा, पूछो मत, पगलवा देगा आपके भारत के पूरे सेक्टर डूब जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जैसे क्या होते हैं देश, क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश क्या होता है, भारत में मिल्क को सेल करने के लिए पागल हुए हैं। और ये 10 रुपये 15 रुपये लीटर में दूध दे देंगे। लेकिन भारत क्या होता है, जो लोकल मार्केट है, मतलब जो गांव के लोग काम करते हैं ना, इनकी वजह से मार्केट पूरा बर्बाद हो जाएगा। इनका रोजगार यानी जीविका खराब हो जाएगी। ठीक, जीविका बर्बाद हो जाएगी। इस वजह से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है सरकार को कि अगर मान लेते हैं फॉरेन FDI उतना हो ताकि हमारे कंट्री का में बैड इफेक्ट ना पड़े। ठीक, पता लगा इन्वेस्टमेंट कर दे रहा है, पूरा डंप कर दिया, और भारत जितने भी किसान हैं, जितने भी क्या बोलते हैं फार्मर हैं, बर्बाद हो जाएंगे इसकी वजह से। ठीक, चलो अब हम देखते हैं फैक्टर दैट इनेबल्ड, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन के इनेबल किया जाता है। डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन हैज लेड टू द क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, एग्जाम्पल ट्रेन, शिप, हाईवे। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले पॉइंट क्या करना होगा भाई, ट्रांसपोर्टेशन को डेवलपमेंट करना होगा, फिर उसके साथ चीप क्विक डिलीवरी, और ताकि क्या हो जाएगा, सस्ती और तत्काल में पहुंचाया जा सके। आप गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब
जो वस्तुएं हैं उनको लंबी दूरी तक। तो इसमें कौन कौन से बेटा, ट्रेन है, ठीक, शिप है, और क्या है, ठीक, हाईवे है, समझे आप। तो ये है, ध्यान दीजिएगा। तो हम सबसे पहले किसका इस्तेमाल करेंगे, हम पहले इस्तेमाल करेंगे शिप का, ठीक, क्योंकि ये सस्ता होता है। उसके बाद हम ट्रेन का, उसके बाद फिर हाईवे का, ठीक। चलो, तो अगर पता होगा भारत में देखो मोदी जी दुनिया भर कार्यक्रम मल्टी क्या बोलता है, ये भारत माला कार्यक्रम, ठीक, पता नहीं कौन कौन सा कार्यक्रम ला रहे हैं। DFC पता होगा, ध्यान दीजिएगा, DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसमें ध्यान दीजिएगा किया गया सिर्फ मालगाड़ियों के लिए, सिर्फ अलग से रोड बनेगा। और उसमें मालगाड़ी, ध्यान दीजिएगा, जो वैगन गुड्स हैं, यानी मालगाड़ी जो है वैगन गुड्स है, उसमें डबल डेकर मतलब 2 तल्ले वाली मालगाड़ी, 2 मंजिले वाली क्या होता है मालगाड़ी, यानी कंटेनर के ऊपर कंटेनर, ये देखो, ठीक। पहले हमारे यहाँ जान दीजिए मालगाड़ी जो चलती थी सिंगल डिब्बे में चलती थी, अब क्या होगा, कंटेनर के ऊपर कंटेनर लगा रहेगा और उसमें कोई पैसेंजर गाड़ी नहीं चलेगी, सिर्फ मालगाड़ियाँ, पता होगा, ध्यान दीजिएगा। और ये कहाँ तक है भारत में, ये भारत में, थोड़ा सा रुक जाइए, ये भारत, ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जोड़ने का कार्यक्रम किया जाएगा, गुजरात तक सीधा। इससे क्या हो जाएगा, द्रुत गति से, यानी फास्ट क्विकली तरीके से क्या किया जाएगा, सामान को एक जगह दूसरी जगह पहुँचाया जाएगा, ठीक। और शिप से, हाईवे के माध्यम से, देखो डे बाय डे भारत सरकार जो नेशनल हाईवे है क्या करता है, नए नए प्रोजेक्ट ला रहा है, कहता है कि भैया हम एक दिन में क्या होता है 24 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर रोड बना देते हैं। बस थोड़ा सा इसमें क्या होता है, क्वालिटी नहीं मिल पाती है, डे बाई डे कहीं कहीं पुल बन रहा है, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन को बेटा ना डेवलपमेंट ही किया जा रहा है, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन को डेवलपमेंट किया जाता है ताकि क्या हो जाए बेटा, गुड्स को, ठीक ना, गुड्स को क्या होते हैं लंबे दूरी तक क्या होता है आसान, यानी जल्दी से जल्द पहुंचाया जा सके। अब मान लेते, जैसे मान लेते हमारे यहाँ कश्मीर में सेब होता है, एप्पल होता है, तो एप्पल को 24 घंटे के अंदर क्या होता है, सीधा सीधा तमिलनाडु पहुंच जाना चाहिए, समझे आप, ताज़ा ताज़ा एकदम। अब हम मान लेते हैं डेयरी खोल लिए, हम 500 लीटर के क्या होता है दूध का प्रोडक्शन कर लिए हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, दूध का प्रोडक्शन कर लिए तो क्या होगा, तो भाई यही सी बात है। अब यहाँ पर मार्केट है नहीं उतना अच्छा, हम मान लेते बनारस हमें क्या होता है भेजना है, तो हम क्या होगा, हमें चीप क्वालिटी क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मालगाड़ी से भेजे, तो उतना जाती नहीं है यहाँ पर। अब पता लगा कि यहाँ पर 10,000 टन का, 10,000 टन का क्या होता है दूध प्रोडक्शन होता है, तो सरकार क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं सरकार से हम कंप्लेन करते हैं, थोड़ा भैया क्या है हमारे लिए कोई ऐसे ट्रेन चला दो जो क्या हो कि आसानी से हमें वहाँ तक पहुँच जाए, ताकि ख़राब हो जाएगा 2-4 घंटे के दूध अंतर्गत दूध, या फिर हमें स्टोरेज टैंक दिलवाई, या फिर उसको सेल करने कोई मार्केट हमें दीजिए, ठीक। चलो इसको समझ गए होंगे आप। दूसरा क्या होता है, आप ध्यान दीजिए कि ग्लोबलाइजेशन, ये कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ जाएगा देश में, ध्यान दीजिएगा। चलो अब इसको हम समझ रही है, इसका दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हमने पढ़ लिया, सॉरी 1 पॉइंट पढ़ लिया है, दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT या फिर IT हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द स्प्रेडिंग प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस द ग्लोब। ध्यान दीजिएगा, IT सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए आपका, ध्यान दीजिएगा, क्या प्रोडक्शन हो रहा है, किस प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बेस होना चाहिए। चाइना का IT बहुत मजबूत है, ध्यान समझिए आप। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे पता होगा 5G के माध्यम से, 4G माध्यम से, क्या है हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं किसी न किसी को ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ने में। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, हम मानते हैं, चलो ठीक है। हम आज के दोस्त हम आज के 10 साल पहले क्या यूज करते थे, हम पीला वाला बल्ब यूज करते थे ना, येलो कलर वाला जो 100 वाट का था, ठीक। आज क्या है, LED है, ठीक, 10 वाट का है, हम 10 वाला भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बिजली कंज्यूम कम होगी और इफिशियंसी ज़्यादा दे रहा है, ठीक। इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, इसका यूज बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होना चाहिए भैया, ध्यान दीजिएगा, हमने पहले बताया था न्यू टेक्नोलॉजी लाइक ई-बैंकिंग। पता होगा भारत जैसे कंट्री में, ध्यान दीजिएगा, ई-बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बहुत ज़्यादा क्या है सुविधा, जैसे गूगल पे, ठीक, फ़ोन पे, उसके साथ क्या है दुनिया भर के पे तो आ गए हैं, आप लोग जानते हैं, यूज भी करते हो। टेलीफोन्स, फैक्स, इंटरनेट है मेड कम्युनिकेशन ऑफ द पेमेंट ईजी टू बिजनेस। ध्यान दीजिएगा, अगर ये डेवलप रहेंगे तो क्या होता है, आसानी से जो पैसे है यानी उसका ट्रांसफर हो सकेगा। तो ये चीज़ें हमने बताया पहले आपको बेटा, ये देखो 1991 इंडियन गवर्नमेंट मेड चेंज इन पॉलिसीज एंड रिमूव्ड ट्रेड बैरियर्स लार्ज
एक्सेलेंट। तो 1991 में देश ने क्या किया, देश ने यही किया जो अपने देश में ट्रेड बैरियर लगाया हुआ था, मतलब व्यापार प्रतिबंध लगाया था, उसने 1991 के माध्यम से जो पॉलिसी लाई थी गवर्नमेंट ने, उसके माध्यम से ये ट्रेड बैरियर ख़त्म कर दिया। और अपने पॉलिसी में लाया क्या था, वही जो हमने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नहीं यार, इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक, ये तीनों फैक्टर को, ये चीज़, इन तीनों चीज़ों को क्या किया था, गवर्नमेंट ने लाया था। ऐसा इसलिए लाया था, तो हम आपको बता देते हैं, पूरी समरी बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो 1991 में ध्यान दीजिएगा, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था बेटा, ठीक, 1947 1947 में आज़ाद हुआ था। तो देश, ध्यान दीजिएगा, पता होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मुक्त हुआ था, जो कि एक विदेशी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी। और देश में कितने सालों तक राज किए, 200 सालों तक राज किया। तो इसके जाने के बाद हमारी कंट्री ने क्या किया जानते हो, एक डरा हुआ था, ठीक, एक डर था कि अगर हमने फिर से किसी एमएनसी यानी फॉरेन कंपनी को न्योता दिया, तो कहीं न कहीं फिर वैसे जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, फिर कहीं न कहीं वैसे ना हो जाए, समझे आप। तो इसीलिए देश ने क्या किया था, अपनी इकोनॉमी को बेटा, अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया था, पर क्या था, बहुत से ट्रेड बैरियर लगाए हुए थे। ठीक, एक तो यार टच इसका ढंग से नहीं चल रहा है, ट्रेड बैरियर लगा हुआ था, समझे आप। तो 1991 में क्या किया गवर्नमेंट ने, 1991 में, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी बेटा, ठीक, कांग्रेस की, अब गाली मत देने लगना यार हमें तुम लोग की, सर जब देखो तब कांग्रेस की चर्चा करते रहते हैं। जो काम जो करता है उसको गिनाना पड़ता है, और जो चीज़ है इसमें बताना पड़ेगा। 1991 में बेटा कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक। चल जाओ भाई, कांग्रेस सरकार थी, देश के पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, और देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक, फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, ठीक, मनमोहन सिंह थे। तो इन्होंने क्या किया, जब क्या किए गए, आईएमएफ दुनिया भर की क्या होती है, बैंकों का बैंक है, ये क्या करती है, लोन प्रोवाइड कराती है। और लोन किस बेस दिया जाएगा भैया, लोन दिया जाएगा, गोल्ड लोन दिया जाता, पता होगा, गोल्ड, सिल्वर, यही सब क्या होता है, क्या करते हैं, जमा करना पड़ता है। तो जब हम इंडिया क्या हुआ, आईएमएफ पास गया, तो आईएमएफ ने कहा कि भैया आपकी जो इकोनॉमी है क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक, क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो कोशिश करिए भैया कि अपनी इकोनॉमी क्या करिए, पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करिए। इसमें क्या करना होगा, आपको लिबरल होना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, उदार होना पड़ेगा, और अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के साथ जोड़ना होगा। उसके साथ साथ क्या होता है, अपने जो पब्लिक सेक्टर है आपके यहाँ पूरा, ठीक, तो पब्लिक रोल 100% है, उसमें क्या करना होगा, प्राइवेट का 50% रोल प्ले करना होगा। मतलब क्या प्रोडक्शन करना है, क्या सर्विसेज है देनी है, ये कौन तय करेगा, प्राइवेट, ठीक। तो यही था पॉलिसी, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इतना दिया था, ये आप समझ लिए होंगे। 1991 में भारत सरकार ने जो ट्रेड बैरियर था, उस ट्रेड बैरियर को क्या कर दिया, हटा दिया था। इसकी वजह से क्या होता है, भारत में ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। अब ट्रेड बैरियर क्या है, द गवर्नमेंट पुट रिस्ट्रिक्शन टू कंट्रोल फॉरेन ट्रेड। तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, मतलब प्रतिबंध लगा देती है और कंट्रोल कर देती है फॉरेन ट्रेड को, ठीक, कि क्या हम मंगाएंगे सामान, ये हम तय करेंगे, ठीक।
जैसे आज हम भारत सरकार सब कुछ एकदम प्रतिबंध नहीं कर सकती है, अन्यथा WTO क्या करेगा, भारत से सीधा सवाल पूछने लगेगा, ठीक, क्योंकि उसका सदस्य है भारत। तो इसमें उस समय भारत सदस्य था लेकिन इसकी बातों को नहीं मानता था, ठीक। आगे देखते हैं, दीज रिस्ट्रिक्शन आर कॉल्ड ट्रेड बैरियर। तो यही रिस्ट्रिक्शन क्या होता है बेटा, ट्रेड बैरियर है। जैसे भारत में आज भी जैसे नहीं, हमने बता रहे हैं कि ट्रेड बैरियर नहीं है, बहुत से देशों पर, चाइना में है, चाइना के ध्यान दीजिएगा 70 से 80% प्रोडक्ट होगा कि यह ट्रेड बैरियर लगाया हुआ है, नहीं ला सकता है। RCEP ने बताया ना, RCEP जाकर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। RCEP में क्या है, भारत इसका करता है, सदस्य देश नहीं है, और RCEP चाइना इसका क्या है, सदस्य देश है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इसके सदस्य देश हैं, और जैसे भारत इसकी सदस्यता लेता है ना, ठीक, वैसे क्या होता है, भारत में क्या होता है, जितने भी वहाँ के प्रोडक्ट हैं और वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ क्या होते हैं, थोड़ा सा महंगे दर में मिल जाते हैं, तुरंत डंप होने लगेगा, ठीक। जितने टॉयज आते हैं भारत में क्या होता है, सब चाइना डंप कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। इससे क्या होता है, भारत में जो लोकल मार्केट है बर्बाद हो जाता है। ऑल डेवलपमेंट कंट्री ड्यूरिंग ईयरली स्टेज, ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोडक्शन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर दिस ट्रेड बैरियर। ध्यान दीजिएगा, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक, उस समय ध्यान दीजिए जब शुरुआती स्टेज में क्या था, डेवलपमेंट हो रहा था इनके यहाँ, तो इन्होंने गिवन प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थ्रू ट्रेड बैरियर। तो इनका मकसद ये क्या था कि हमारे यहाँ जो लोकल डोमेस्टिक मार्केट है, यहाँ घरेलू प्रोडक्ट हैं, उसका क्या होते हैं, ज़्यादातर बढ़ावा दिया जाए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक। तो उसी की वजह से क्या करते थे, ट्रेड बैरियर लगाते थे, व्यापार प्रतिबंध लगाते थे, ताकि क्या हो जाए, हमारे लोकल, ठीक, लोकल या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बर्बाद ना हो जाए ना, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। जैसे भारत में ध्यान दीजिएगा, ऑटोमोबाइल यानी जो हमारा स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन बर्बाद क्यों हुआ, लावा, माइक्रोमैक्स, बहुत सी कंपनियां, सैमसंग जैसे, सॉरी, बहुत से भारत कंपनियां थी, इंटेक्स जैसी कंपनियां क्या हुई, बर्बाद क्यों हो गई, क्योंकि भारत सरकार ने इसमें फोकस नहीं किया। और फॉरेन FDI क्या होता है, भारत में ट्रेड बैरियर नहीं लगाया। और ट्रेड बैरियर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भैया इनसे सस्ते दाम पर, मतलब चीप क्वालिटी में क्या होता है भैया, चीप प्राइस में अच्छी गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं, ठीक, जो लंबा ड्यूरेबल है, चीप प्राइस है, उसके साथ साथ क्या आता है, इफ़िशियंसी क्या है, इफ़िशियंसी क्या है, मोर है। चलो इसको समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। आगे देखते हैं, रिमूविंग बैरियर ऑन रिस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। तो जब सरकार क्या करती है बेटा, इसी ट्रेड बैरियर को, रिस्ट्रिक्शन, ध्यान दीजिएगा, जो रिमूविंग क्या होता है, सॉरी, जो गवर्नमेंट है क्या करती है भैया, बैरियर और रिस्ट्रिक्शन को क्या करती है, रिमूव कर देती है। तो इसे क्या बोला जाता है, लिबरलिज्म। क्या बोला जाता है, लिबरलिज्म या फिर लिबरलाइजेशन, ठीक। लिबरलाइजेशन लिख नहीं पा रहे हैं यार, थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें, कैसे लिखे समझ ही नहीं आ रहा है, ढंग से चलता नहीं है, ठीक। तो ये ध्यान दीजिए, लिबरलाइजेशन लिखा हुआ, ठीक। इसे ठीक लग रहा है, मुझे लग रहा है, ठीक। इसे क्या कहा जाता है बेटा, इसे क्या कहा जाता है, लिबरलाइजेशन कहा जाता है। द गवर्नमेंट इम्पोजेज मच लेस रिस्ट्रिक्शन। और जो सरकार होती क्या बोलते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन होती है कम कर देती है, देन बिफोर एंड इज द देयर सेड इज बी मोर लिबरल। और क्या हो जाती है, उस फॉरेन यानी FDI यानी जो MNC है, MNC के प्रति क्या हो जाती है बेटा, बहुत ज़्यादा लिबरल हो जाती, कहती है ठीक है यार तुम, ठीक,
अब आप समझ बहुत तेज आएगा। तुम क्या हो भैया, लेबर से काम जो वर्क जो है क्या बोलते हैं जानते हो, वर्क 10 घंटे की जगह 12 घंटे करा लो, ठीक। वर्क अरे यार ये मिट नहीं रहा है यार, ठीक, हटाओ इसको, मटा ही देते हैं ये यार। इसी ठीक है भाई हमारा, ठीक। तो इसे क्या कहा जाता है बेटा, लिबरलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, समझ गए होंगे मेरी बातें। द गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इज लेस रिस्ट्रिक्शन, यहाँ क्या दिया है, लेस रिस्ट्रिक्शन। बिफोर देयर सेड देयर सेड अब लिबरल, ध्यान दीजिएगा। तो ये लिबरल हो जाती कंट्री, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ दिया दिया है, ये है, ये कंट्री क्या हो गई है, लिबरल हो जाती है उसके प्रति, ठीक। आप समझ गए होंगे मेरी बातें। चलो अब हम आ जाते हैं आगे टॉपिक पर। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं बेटा। हमने आगे बढ़ा था, आपको थोड़ा सा बताया था व्हाट इज WTO, व्हाट इट इज़ द इट इज़ ठीक। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, एक संगठन है या फिर संस्था है। हुज एम, इसका एम क्या है, लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है बेटा, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर विदेशी व्यापार को क्या करता है, थोड़ा सा उदारीकरण करता है, मतलब कि उदार बनाता है, ठीक। जैसे कोई गरीब देश है उसके ऊपर क्या बोलते हैं, पूरा सामान डंप मत कर दो। मतलब जैसे भारत से क्या होता है, अगर कोई सामान अमेरिका जा रहा है तो भारत सामान अगर ज़्यादा वहाँ डंप करेगा तो भारत के ऊपर थोड़ा प्रतिबंध लगाता है। अमेरिका अगर क्या होता है, कोई सामान भारत भेज रहा है और भारत नहीं चाह रहा है, क्या बोलते हैं कि अमेरिका हमारे यहाँ सामान बेचे तो WTO क्या करेगा, भारत के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रतिबंध, मतलब कि प्रतिबंध लगाता है। क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक। क्योंकि जबकि भारत का क्या होता है, भारत अमेरिका कितना सामान बेचता है, 60%, और अमेरिका भारत में क्या करता है, 40%। तो कुछ सामानों को भारत पे क्या करता है, अमेरिका के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा देता है, ठीक। जब टैक्स ज़्यादा लगाता है तो अमेरिका सामान कम बेचेगा, या फिर क्या होता है, नहीं आने देता, उसको ज़रूरत नहीं है। तो भारत को इसके लिए मजबूरन क्या बोलते हैं, सामान मंगाना पड़ेगा। क्योंकि भाई जो WTO एम यही है कि लिबरल बनाना, पूरी दुनिया भर के व्यापार क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो इंटरनेशनल ट्रेड को कनेक्ट करना है तो उसके लिए लिबरल होना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है इसमें 50-50% शेयरिंग होना ज़रूरी है, ठीक। चलो देखते हैं इसके बारे में अब आगे और क्या है, ठीक। इट वॉज स्टार्टेड, ये कब स्टार्ट हुआ था, ध्यान दीजिएगा, स्टार्टेड बाई डेवलपमेंट कंट्रीज़, ठीक। 164 मेंबर कंट्रीज मेंबर WTO। तो शुरुआत जब क्या होता है, स्टार्ट किया गया तो इसमें कितने थे, लगभग क्या थे, इसमें थे बेटा लगभग 164 मेंबर थे, ठीक। आप याद रख लीजिएगा। इट इज सीन दैट द डेवलपमेंट कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट कंट्री, ध्यान दीजिएगा, अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर। तो इसमें किसी प्रकार का, ध्यान दीजिएगा, आपको ट्रेड बैरियर नहीं मिलेगा। मतलब अनफेयर मतलब वही होता है कि किसी एक कंट्री के साथ क्या बोलते हैं ज़्यादा ट्रेड है, किसी एक कंट्री के साथ ट्रेड कम है, ट्रेड बैरियर और ट्रेड टैरिफ कम है। तो अनफेयर मतलब यही, मतलब कि हुआ कि भाई किसी भी देश के साथ, ठीक, अवैध तरीके से या फिर गलत तरीके से टैक्स को या फिर ट्रेड बैरियर को नहीं लगाया जाएगा। ऑन द अदर हैंड, या फिर दूसरे तरीके देखा जाए तो WTO रूल्स हैव द फोर्स द डेवलपिंग कंट्री टू रिमूव ट्रेड बैरियर। तो जो WTO है भैया, इसका रूल्स यही है, जो डेवलपिंग कंट्री है वो क्या करे, भैया, वो क्या करे, अपना ट्रेड बैरियर को क्या करे, रिमूव करे, ठीक। ध्यान दीजिएगा,
तो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री को क्या किया है, निर्देश देता है, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, भैया क्या करो, आप ये जो ट्रेड बैरियर लगा के रखे हो इसको ख़त्म करो। ठीक, चलो अब आप लोग इसको समझ लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, अभी कितना पेज है, 1 घंटा जाएगा। क्या इसका प्रभाव है भारत में, क्या इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है इसका ध्यान देते हैं, और निगेटिव भी पढ़ना होगा। MNC have increased their investment in India over the past 20 years। तो भारत में जो मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में क्या की हैं, लगभग 20 वर्षों से क्या करती हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, विच मीन्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर देम। ये क्या है, भारत के लिए क्या है, बहुत ही लाभदायक है। ठीक, सेवरल द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन। इसकी वजह से क्या होता है, भारत की कोई जो कंपनियां थी, ठीक, उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिला और इससे थोड़ा कंपटीशन बढ़ा। और क्या है, ग्लोबलाइजेशन हैज इनेबल टू लार्ज कंट्रीज टू इमर्ज ऑफ द मल्टीनेशनल देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल, ठीक, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्या है इसमें, इन्फोसिस और क्या है, रॉन्डेक्स, रेनबॉक्सी मेडिसिन्स, एशियन पेंट्स, ये सब क्या है, और टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल। तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ इनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज। तो ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, थोड़ा सा इनेबल हो गया लार्ज इंडियन कंपनीज में, ध्यान दीजिएगा, इमर्ज ऑफ द मल्टीनेशनल देमसेल्फ। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी वजह से क्या होता है, जब भारत में वैश्वीकरण आया, इनेबल हुआ, तो इसकी वजह से भारत की जो कंपनियां थी, इंडियन कंपनीज टू इमर्ज, तो भारत में बहुत सी कंपनियां क्या हुई, इमर्ज हो गई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ। ठीक, जैसे टाटा है, तो टाटा ने मोटरसाइकिल बनाना चालू कर दिया, इन्फोसिस है आईटी में आ गया, रेनबॉक्सी है ये मेडिसिन में आ गया, एशियन पेंट है, आपने जानते होंगे, आप घरों में यह लगा हुआ है। तो ये सब कंपनियां क्या थी, भारत में आने की वजह से अन्य विदेशी कंपनियों को भी अवसर मिल गए। ठीक, ग्लोबलाइजेशन हैज़ आल्सो क्रिएटेड ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है कि इसकी वजह से क्या होता है, नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, किसके लिए बेटा, और कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो कंपनी क्या होती है, सर्विसेज को प्रोवाइड करना होता है, पार्टिकुलरली दोष इन्वॉल्विंग आईटी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप देश में आईटी सेक्टर मजबूत है तो इस कंपनियों का आईटी और देता है, सर्विस सेक्टर की ज़रूरत हो जाती है, तो यानी काम करने वाले लोगों को, उसके साथ साथ आईटी की, तो आप जो कंपनी होगी आपसे ही सब चीज़ें खरीदेगी। फालतू मतलब कि जो भी चीज़ें होगा 70% अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करता है, या ठीक है थोड़ा बहुत, और आपकी कंपनी के, आपके देश की भी टेक्नोलॉजी को क्या होता है, अडॉप्ट करेगा, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्शन बनाएगी आपके देश के अकॉर्डिंग बनाएगी। ठीक, आगे देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्मॉल लोकल बिजनेसेस क्या होता है, कंपनीज लोकल कुड नॉट फेस द कंपटीशन। तो भारत जो छोटी कंपनियां होते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, फिर छोटा जो बिजनेसमैन होता है या फिर कंपनी होती है, क्या हो जाता है, कंपटीशन को फेस नहीं कर पाता है, पीछे चले जाते हैं। जैसे अगर मार्केट में मॉल आने से दुकानदारों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, जो स्मार्ट पॉइंट यानी रिलायंस की जो ग्रोसरी वाला आइटम आया है, एफएमसीजी वाला, उसके आने से कहीं ना कहीं जो किराना स्टोर है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरीके से बहुत से भारत में कंपनियां हैं, जो पीवीआर, जो बाहर की कंपनियां हैं ना, जैसे आई हैं, कपड़े में हो गया, फिर किसी भी चीज़ में आ जाती है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या होता है, भारत के जो लोकल बिजनेस हैं, कंपनीज हैं, उनके ऊपर क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। एंड हैड द शट डाउन, या फिर कभी कभी बन जाती हैं, जैसे टॉयज़ फैक्ट्रीज ऑफ इंडिया। भारत में क्या होता है, चाइना के टॉय आने से सस्ते और क्या होता है, और अच्छे क्वालिटी होने की वजह से क्या होता है, टॉयज़ कंपनी भारत की होता ही बंद हो गई। और क्या होता है, लेबर लॉ वे आर मेड फ्लेक्सिबल टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच ऑफ द अगेंस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। ध्यान दीजिएगा, इसमें अगेंस्ट होता है, ये जो एमएनसी आती है, ध्यान दीजिएगा, एमएनसी जब भी कंपनी भारत में आएगी, ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ पर लेबर लॉ का ध्यान नहीं रखा जाएगा। यानी जो मजदूर नियम कानून है, मजदूरों के लिए नियम कानून होते हैं ना, उसमें ध्यान नहीं दिया जाता है, या फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दिया जाता है। और या फिर क्या होता है, या किसके अगेंस्ट होता है, एम्प्लॉय के अगेंस्ट होता है। ठीक,
आप समझ होंगे। रीजनल प्रोडक्शन लाइक धोती, मटका etc आर नॉट ग्रोइंग और हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सम फॉरेन प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, तो जो रीजनल प्रोडक्ट्स हमारे हैं, जो क्षेत्रीय प्रोडक्ट्स हैं, धोती, मटका, ये सब क्या हो जाते हैं, यानी जो लोकल के हमारे प्रोडक्ट हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्रो नहीं कर पाते हैं या फिर बर्बाद हो जाते हैं। इसका स्थान क्या ले लेता है भारत में? लोटा ले लिया गिलास ले लिया, कांच के गिलास ले लिए ना, प्लास्टिक के गिलास ले लिए, ठीक, बहुत कुछ आ गया, आपको दुनिया भर के आ गए हैं। पहले क्या था, हमारे यहाँ कुल्हड़ आता था ना, आप जानते होंगे, कुल्हड़ में पानी पिया जाता था, मिट्टी के बर्तन होते थे, मटका जिसे कहा जाता है, या फिर क्या बोलते हैं गांव में, मेटी बोला जाता है, ठीक। उसमें क्या होता है, खाना भी पकाया जाता है और भोजन भी पकाया जाता था, गांव का दूध वगैरह भी उसी में बॉयल किया जाता था, तो उसके दही जो बोलते थे अब अलग कलर का होता था, अलग टेस्ट आता था। आज भी ट्रेंड थोड़ा चल रहा है बिहार उहार में, भारत में कुछ जो ढाबा हैं या फिर होटल में क्या किया जाता है, उसमें थोड़ा सा क्या होता है, मटके में ना, मटका यानी हांडी, हांडी में, ठीक, हांडी में चिकन बनता है या फिर कुछ खाने वगैरह जो भी बनाते हैं, कहते हैं टेस्टी है, लेकिन क्या करोगे जब इसकी वजह से। ध्यान दीजिए कि निगेटिव इम्पैक्ट है, इसको ध्यान रखना होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट में ध्यान दीजिएगा क्या था, तो थोड़ा सा इंडियन कंपनी को कंपटीशन बढ़ जाता है, भारत की जो कंपनियां उससे थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, भारत को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सर्विस सेक्टर तथा IT की इम्प्रूवमेंट मिल जाता है, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है। थैंक यू। चलो आगे पढ़ेंगे। स्ट्रगल 1 घंटे से ऊपर जाएगा। स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन, क्या स्ट्रगल, क्या संघर्ष है इसमें? गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट टू इंटरेस्ट फॉर ऑल द पीपल, नॉट जस्ट द रिच सेज, सच एज द मेकिंग बेटर लेबर लॉ एंड द इम्प्लीमेंटिंग देम। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मस्ट प्रोटेक्ट करती है द इंटरेस्ट ऑफ द ऑल पीपल। तो सरकार का मेन उद्देश्य ये होता है ज़्यादातर लोगों को क्या कहता है, ठीक, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, नॉट जस्ट रिच, ठीक, ना कि बड़े लोगों का, सच एज बाय मेकिंग बेटर लेबर लॉ, और क्या होती है, सरकार क्या करती है, एक अच्छा लेबर लॉ बनाती है, एंड इम्प्लीमेंटिंग। तो ये ग्लोबलाइजेशन में थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। भारत में बहुत सी ऐसी कंपनियां जो क्या करती हैं, लोगों के लिए बेटर लेबर लॉ को मेक किया गया है, बनाया गया है। गवर्नमेंट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर, सरकार क्या करती है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर है, मतलब जो छोटे उत्पादन करता है, उनसे क्या करती है भैया, सपोर्ट करती है। टिल द टाइम दे गेट स्ट्रॉन्ग इनफ कंप्लीट, गवर्नमेंट कैन यूज द ट्रेड बैरियर फेवर ऑफ देम। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये इसके विरोध में नहीं है कि ट्रेड बैरियर तो नहीं लगाती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार क्या करती है, ठीक, सरकार क्या करती है, सरकार क्या करती है, जैसे मोदी जी का नारा है, ठीक, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, अपने देश को बनाने आत्मनिर्भर, ठीक, आत्मनिर्भर। तीसरा क्या है, मेक इन इंडिया, ठीक। बहुत सी चीज़ों पर मोदी जी ने क्या किया है, क्या किया है, सपोर्ट किया है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं भारत में, उनको क्या किया जाए, सपोर्ट प्रोवाइड करा जाए, ठीक। इससे की वजह से क्या होता है, कैन यूज ट्रेड बैरियर फेवर ऑफ देम, इसमें कभी कभी सरकार ट्रेड बैरियर भी यूज़ करती है, ठीक। तो इससे कहीं ना कहीं लोकल का मार्केट प्रोड्यूस होगा। हर साल सरकार क्या करती है, MSMEs को क्या करती है, 10 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ 1000 रुपये की तैयारी है बेटा, सब्सिडी देती है, ठीक। अगर आप अपना व्यापार करिए, जैसे मोदी जी ने नारा दिया था ना कि अगर कोई युवा ना, यूथ चौराहे पर पकौड़ा तलता है तो दिन भर में क्या होता है, 1000 रुपये कमा लेगा। सही कह रहे हैं, हमें शर्म आती है, लेकिन फर्क है इतना है कि हम लोग इतना पढ़ लिए हैं, अब इसमें क्या होता है, स्टडी कर लिए हैं, और ये काम हमसे नहीं होगा। और अगर ये पहले से पता होता कि भैया हमें पकौड़ा तलना है, तो क्या जरूरत इतनी पढ़ाई करना, ठीक। हम पकौड़ा तल लेंगे, ठीक है, वो तो हमारी जीविका है, वो हमारी लास्ट ऑप्शन है। हमने इसलिए किया था ताकि हम भारत के शीर्ष शिखर पर जाना है। अब कोई IAS तैयारी कर रहा, PCS तैयारी कर रहा, कोई पुलिस लाइन जाना चाहता, तो वो पकौड़े का थोड़ी इंटरेस्ट आएगा, उसका अलग है, पैसा कमाने का तो उद्देश्य अलग ही है भाई, चलो ठीक है कमा लेगा, लेकिन चल इसका समझ लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट कैन अलाइन विद द अदर डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन
टू डेवलपमेंट कंट्रीज इन द WTO। ध्यान दीजिएगा, जो डेवलपिंग कंट्री है बेटा ध्यान दीजिएगा, और प्लस क्या होते हैं जो डेवलप्ड कंट्री है उनके बीच में कहीं ना कहीं क्या होता है, एक क्या होता है गतिरोध कहो या फिर द्वंद्व कहो या फिर क्या कहो, एक तनाव कहो या फिर क्या कहो, एक झगड़े हैं कि ताकि झगड़े इसलिए रहते हैं क्योंकि ध्यान दीजिएगा जो डेवलपमेंट कंट्री हैं, जो डेवलपमेंट कंट्री क्या करती हैं भारत में, वो डेवलपिंग कंट्री में क्या आती हैं भैया, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री का विकास कम हो जाता है, उनका FDI जो देश का पैसा बचता है 30 से 40% किस में चला जाता है, FDI में चला जाता है, जो देश के विकास में योगदान होना चाहिए। अरे ठीक है भाई, जिससे मान लेते हैं हम हमारे घर में, देखो अब हम आपको एग्जांपल देते हैं, हमारे घर में हमारे 1 बीघे खेत है, उसमें हम क्या किए हैं 10 बिस्सा क्या कर दिए हैं, आलू लगा दिए हैं, आलू का प्रोडक्शन कर दिए, आलू तैयार हो गया। अब हम क्या करें, आलू को हम क्या करते हैं कोल्ड में जमा कर दें, ठीक, कोल्ड में स्टोर कर दें, समझे आप। अब निकाल करके सीजन में क्या कर दें, हम एक दुकान खोल लिए हैं, ठीक ना, एक हम चाट की दुकान खोले हैं, चाट की दुकान खोले हैं, स्टॉल लगाए हैं। अब स्टॉल पे क्या करते हैं, अपना जो आलू जमा किए हैं ना कोल्ड में, वही एक एक कट्टा निकाल करके आप क्या करते, उससे हम बनाए हम, ठीक। और जब उससे हम बनाएंगे, ठीक, जब उससे हम बनाएंगे समोसा बनाएंगे तो समोसा बनाएंगे तो क्या होगा बताओ, समोसा बनाएंगे क्या होगा, तो हमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा बचेगा ना, हमारा पैसा क्या होगा, कम लगेगा हमारा। और हम मार्केट से क्या होता है आलू खरीद करके और पोटैटो खरीद कर क्या होता है समोसा बनाएंगे, चाट बनाएंगे, तो क्या होगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, यही है। और हम समोसा घर के लिए क्या होता है, चाहे बनाएं चाहे हम बाहर बेचें, उससे क्या होगा, दोनों हमारा फ़ायदा है, ठीक। तो चलो इसको आप समझ लिए होंगे। मुझे लगता है चैप्टर ख़त्म हो गया बेटा, ठीक। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2016 में CBSE में आया हुआ था, वाई डू MNC सेट अप दियर द ऑफिसेज एंड फैक्ट्री इन दोज रीजन देयर दे गेट चीप लेबर एंड द रिसोर्स। क्यों जो MNC है क्या बोलते हैं, अपने ऑफिसेज या फैक्ट्रीज किसी रीजन क्या करती हैं, ओपन करती हैं, ठीक। MNC सेटअप दियर ऑफिसेज एंड फैक्ट्री दोज रीजन वेयर दे गेट, इनको क्या मिल जाता है, चीप लेबर मिल जाता है एंड अदर रिसोर्स मिल जाता है, सो दे कैन रिड्यूस देयर कास्ट। इसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉस्ट रिड्यूज हो जाता है, आपदा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका रिड्यूज हो जाता है, और मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, कंपनी को भी प्रॉफिट मिल जाता है, कंट्री को भी प्रॉफिट मिल जाता है। वाई द इंडियन गवर्नमेंट रिमूव बैरियर्स लार्ज एक्सटेंट फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इंडियन गवर्नमेंट रिमूव ट्रेड बैरियर लार्ज एक्सटेंट फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सो द इंडिया कंपनीज कुड कम्पीट इन द इंटरनेशनल ट्रेड। तो भारत सरकार ने क्या किया है, बहुत से ट्रेड बैरियर को रिमूव कर दिया है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो बाहर की कंपनियां हैं वो भारत में आकर के इन्वेस्टमेंट किए हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा दोनों देशों को फ़ायदा होता है। पहली बात तो MNCs को फ़ायदा हो जाता है, और उस कंट्री को फ़ायदा होता है जिस कंट्री की MNC है, ठीक। जैसे अमेरिका की, USA की कौन सी MNC है, कोका कोला हो गया है ना, ठीक। तो अभी कहाँ आई, भारत में, ठीक। इसमें तीनों फ़ायदा होगा, इसको भी फ़ायदा होगा, भारत को भी फ़ायदा होगा, इसको भी होगा। लेकिन इसमें जिस कंट्री में क्या होता है इन्वेस्टमेंट किया उस कंट्री को कम फ़ायदा होगा, कंपनी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जिस नेशन की कंपनी है उस कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। ग्लोबलाइजेशन एंड द ग्रेटर कंपटीशन एमंग प्रोड्यूसर हैज़ द बीन एडवांटेजेस टू कंज्यूमर जस्टिफाई स्टेटमेंट। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ true state that globalization and greater competition among producer has been advantage to consumer। तो ध्यान दीजिए, इट इज़ ट्रू स्टेट ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो राज्य हैं उसकी वजह ज़्यादा लिबरल हो जाते हैं, और कंपटीशन यानी बढ़ जाता है। एमंग प्रोड्यूसर यानी जो उत्पादक हैं उनके बीच में, हैज़ बीन एडवांटेज टू कंज्यूमर, इसकी वजह से क्या होता है, तो जो उपभोक्ता है उसके लिए क्या है, एक एडवांटेज है, ठीक। कि अगर लिबरलाइजेशन में इतना ही फ़ायदा बस यही होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं शुरू से पढ़ते हैं, समझ जाओगे आप। राज्य उदारीकरण इसीलिए होता है, ध्यान दीजिएगा, ताकि जो प्रोड्यूसर हैं
ठीक, उनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाए और इसकी वजह से क्या होता है, जनता को, जो कंज्यूमर है उसको फ़ायदा मिल जाएगा, एडवांटेज बढ़ जाए। जैसे मार्केट में पता होगा बहुत सी चीज़ें एक ही वैरायटी हैं। कलम पहले लिंक ग्लाइसर आती थी, लिंक आती थी। आज क्या है, मार्केट बहुत सी कलम मिल जाएगा आपको मार्केट में। जैसे पैरासीटामॉल पहला था, ठीक, आज उसके उसी के मतलब बुखार की दवा 50 मिल जाएगा आपको। द कंज्यूमर आर गेटिंग एडवांटेज फॉलोइंग बेस। कौन कौन सा है, कौन कौन से एडवांटेज मिलते हैं? दे गेट डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ द प्रोडक्ट। पता होगा उसको एक ही ब्रांड में नहीं होता। जैसे पार्ले जी मोनोपॉली थी, पार्ले जी जो बनाता जो खिला देता तो लोग ले लेते थे। आज मार्केट में इतने बिस्किट आ गए, पूछो मत, मार्केट को पीछे छोड़ दिया है पार्ले जी को। ठीक, और क्या है, पहले कोलगेट था, आज क्या उसके स्थान पर कई आ गए हैं। ठीक, और भी बता दे रहे हैं आपको, बहुत सी गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, पेट्रोल टंकी पहले भारत में की थी, बहुत सी हैं। तो आपको थोड़ा सा इसमें क्या, जैसे मॉल में जाते हो तो एक ही वैरायटी के आप कहीं मिल जाते हैं। मैगी, मैगी पहले मिलता था, आज क्या है, मसाला नूडल्स कई कई नाम आ जाते हैं। ठीक, नए नए ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं। दे गेट गुड्स एंड सर्विसेज एट द चीपर रेट। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या मिल जाता है आपको, गुड्स और सर्विसेज क्या मिल जाते हैं बेटा, चीपर रेट पे। गेट मिलता है मतलब प्राप्त हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, गुड्स और सर्विसेज किस पे, चीपर रेट पे। What measures can be taken by the government of India में ग्लोबलाइजेशन फेरियर बैरियर, ये फेरर है ना, वही है। द वेरियस मेजर, बहुत से क्या होते हैं मेजर थे, कैन बाई टेकन गवर्नमेंट इंडिया टू मेक ग्लोबलाइजेशन फेरियर 1। कौन कौन सा, लेबर लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली एंड वर्कर्स टू गेट इक्वल राइट। तो ध्यान दीजिएगा, सरकार ने क्या किया, लेबर लॉ को इम्प्लीमेंट किया, उसके प्रॉपरली, उसके साथ जो वर्कर हैं, जो कामगार हैं या फिर मजदूर हैं, उनको इक्वल राइट्स मिल सके। गवर्नमेंट शुड बी यूज ट्रेड बैरियर इन इफ रिक्वायर्ड। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, सरकार ने ट्रेड बैरियर को क्या किया, रिक्वायर्ड ही कर दी, मतलब कि है भैया, अगर इनको सुधारना है तो ट्रेड बैरियर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है होगा। गवर्नमेंट शुड बी नेगोशिएट एट द WTO फेरियर रूल्स। तो भारत सरकार ने क्या किया, WTO से क्या किया, नेगोशिएट किया कि ये तरीके के रूल हम थोड़ा सा अपनाएंगे। अन्यथा हमारे यहाँ भारत में क्या होती है, इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं है, वो बीमार रहते हैं, उनकी बहुत समस्याएं हैं, उनके घर बहुत काम रहता है। तो इस वजह से क्या होते हैं, कंपनी जो है, कंपनी की मेन मोटो क्या है, प्रॉफिट कमाना। ठीक, चलो, तो हम थोड़ा सा कंपनी के साथ इस मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेंगे, ताकि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट जो लोग हैं काम कर सकें। ठीक, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट मेकिंग ग्लोबलाइजेशन। द गवर्नमेंट कैन रोल फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज शुड प्रोटेक्ट बोथ रिच एंड पुअर। तो सरकार क्या होता है, पॉलिसी बनाती है और प्रोटेक्ट करती है, रिच को भी, पुअर कंपनी को भी, प्लस पुअर को भी। लेबर लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, और जो लेबर लॉ है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट होता नहीं है, ऐसा सिर्फ किताबों में है। ठीक, आज भी 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 18-18, 20-20, 22 घंटे काम किया जाता है ना, तो उनको टाइम सैलरी मिलती है ना, तो उनको टाइम छुट्टी मिलती है ना, तो उनको टाइम से क्या बोलता है, क्या बोलते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सैलरी मिलती है, बहुत सी चीज़ें हैं ना, परेशान है वो। ठीक, जॉब छोड़ देते हैं ना, सिक्योरिटी है, मर जाने में कोई सिक्योरिटी नहीं आता। गवर्नमेंट शुड भी सपोर्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर। जो सरकार क्या होती है भैया, स्मॉल प्रोड्यूसर को सपोर्ट करती है, सो दे कैन बी इम्प्रूव परफॉर्मर्स एंड कंप्लीट। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इम्प्रूव और अच्छा परफॉर्म हो और इम्प्रूवमेंट हो, और ताकि सबकी नीड फुलफिल होती रहे। 5 नंबर के मार्क्स से ध्यान दीजिएगा। एनालाइज द 5 पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। हमने पढ़ाया था आपको, पॉजिटिव क्या है, ठीक, निगेटिव क्या था, आप लोग पहले ऑलरेडी पढ़ाए हैं। डिस्क्राइब द मेजर प्रॉब्लम क्रिएटेड ग्लोबलाइजेशन फॉर द इंडियन लार्ज नंबर ऑफ स्केल। तो ध्यान दीजिए कौन कौन सा, वही निगेटिव आप ध्यान दीजिएगा, इसमें निगेटिव निकाल लीजिएगा बस। स्मॉल प्रोड्यूसर लोकल आर नॉट एबल टू कम्पीट। जो लोकल के क्या बोलते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर हैं या फिर बिजनेसमैन है, क्या होते हैं, कम्पीट नहीं कर पाते हैं विथ एमएनसीज एंड दे हैव शट डाउन। इसकी वजह से क्या होता है, बंद हो जाती है बिजनेस। इट इज़ मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसका क्या रीजन है, ध्यान दीजिएगा। लैक ऑफ द नेवर टेक्नोलॉजी, उनके पास क्या है, नई टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरा क्या है, एमएनसी हैव द ह्यूज वेल्थ, उसके पास क्या है, वेल्थ अच्छी खासी है, लंबी ज़्यादा वेल्थ है। इन्फ्लुएंस प्राइस एंड मार्केट कंडीशन, और क्या है, इन्फ्लुएंस है, प्राइस मार्केट कंडीशन अच्छी है, वर्कर हैं, सस्ते वर्कर मिल जाते हैं। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एमएनसी डोंट हायर वर्कर परमानेंट बेसिस। ध्यान दीजिए, जो एमएनसी है परमानेंट वर्कर को हायर नहीं करती, वो हायर करती रहती बीच बीच में। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही बेटा। हम आपका जो ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर था, यानी
तो हम यहाँ पर हम थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे। जो ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर था उसको हम ख़त्म कर दिए हैं। 1 घंटे का लेक्चर है, देख लीजिएगा। जहाँ पर भी आपको जो भी टॉपिक डाउट लगेगा इसमें आप कमेंट कर दीजिए ग्रुप में जा कर के। जो भी क्लास टीचर हैं वो आपको वो हमें सलूशन बता देंगे, या फिर हम ऑलरेडी आपका इसका सलूशन दूसरे दिन दे देंगे। ग्रुप में आप लोग कमेंट कुछ देर के लिए खोल दिया जाएगा और इसका देख लीजिएगा बेटा। हम आपसे 3 रिक्वेस्ट करते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर जो PYQs हैं, ठीक, PYQs हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव MCQ है सॉल्व कर लीजिएगा। 5 नंबर के 3 नंबर के सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर राइटिंग जरूर कर लीजिएगा। जहाँ कोई दिक्कत आएगी बताइएगा। हमने आपको क्या क्या पढ़ा एक बार फिर देख लेते हैं। प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज़ क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज़ क्या है, इसमें FDI पढ़ाया हमने आपको, पार्टनरशिप पढ़ाया, लोकल कंपनीज पढ़ाया, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट पढ़ा दिया आपको, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा दिया आपको। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन क्या था, ट्रेड बैरियर क्या था पढ़ाया था हमने, WTA क्या है इसके पढ़ाया था। ठीक, WTA वाले में थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, कब स्थापना हुआ था, संस्था किसकी है, लेकिन मेन मोटो हमने पढ़ा दिया था आपको। ठीक, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पढ़ाया था आपको। स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन है ना उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वैश्वीकरण में क्या फेयर है कि सरकार ने कौन कौन सी नीतियाँ लागू करती है, क्या अच्छा है, और उसके बाद फिर क्या होते हैं क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच क्लासरूम। ठीक, मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। ठीक, जो भी डाउट होगा फिर शेयर कर दीजिएगा, और उसमें ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत कहिए कि सर आप ढंग से नहीं पढ़ा पाए हैं। और बेटा तो एक्चुअली क्या है कि मोबाइल ठीक नहीं है, दूसरा कारण क्या है कि मैं वैसे ऑनलाइन अभी उतना एडेड नहीं हुआ हूँ, तो धीरे धीरे सही हो जाएगा। आपको वैसे लेक्चर मिलते रहेंगे, पूरा मैं कोर्स कंप्लीट करूँगा। और यहाँ तक हम आपको जब तक एग्ज़ाम है उसके लिए हम उस समय तक आपको क्वेश्चन आंसर और उसके चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे 5 नंबर को हो, सब आपको सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।